Hello everyone, welcome to my channel Brain Riot, and today we are going to study chapter 6, that is Principle of Insurance part 3 of IC01 जो सीरीज हमारी चल रही है, राइट, IC01 पेपर। एंड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉक्सिमेट कॉज प्रिंसिपल्स के बारे में। We have already studied three principles that were utmost good faith, insurable interest, and indemnity. And today we will understand these new three principles, right? And with examples also, and how they work and where they apply, how do they apply. Okay, so let's start with our first, that is subrogation. So so what is subrogation? So basically मैं अगर simple way में समझाऊँ तो you get into a car, you are sees the driver and she gets in the car accident. So what happens was, suppose the car accident was caused by some other person, this, okay, so you have the insurance and you have the right to claim the insurance from the insurance company, right? This is the insurance company and you went there to get the claim for your accident, for your loss, okay. So you got your money and you went home, that's it. But what happens was, because you know that the third person also was responsible for your loss, you can get to him also and get the amount recovery, right? You can recover your amount from him also. So what will happen was, you also recovered from the insurance company and you are also recovering from the person who is responsible for the loss. So that makes you get paid twice, na? That makes you have more than what you actually lost in the accident. So to prevent that, उसको उससे बचाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, है ना, उस चीज से लोगों को बहुत फायदा होगा ना, जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोगों को क्या बोलता है, इंडेमनिटी क्या बोलता है, राइट? टू गेट यू टू द फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर द लॉस, दैट यू वेर इन बिफोर द लॉस, एंड आफ्टर द लॉस तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन सेम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई सब्रोगेशन आता है कि अगर तुम्हारा थर्ड पर्सन से कहीं से होता है तुम्हारा एक्सीडेंट, तो कंपनी क्या करेगी, वो रिकवरी तुम्हारे थर्ड पार्टी से जाके करेगी, है ना। तुम्हारा जो लॉस हुआ है ना, लॉस होने के बाद तुमने क्लेम ले लिया, अब तुम्हारा राइट्स जो है रिकवर करने का उस थर्ड पार्टी से, वो चला जाएगा इंश्योरर के पास। अब वो जाके थर्ड पार्टी से क्या करेगा, अमाउंट को क्लेम करेगा। सो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर आल्सो, ट्रांसफर ऑफ द इंश्योर्ड राइट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी टू द इंश्योरर हु पेड द क्लेम, ठीक है। And there are the steps. If a third party causes you loss, you may have the right to claim from the third party. If the insurer pays you first, then the insurer gets your recovery rights. Recovery rights means you can't get the recovery from this person. The insurer will go to the third party and get the recovery against the wrongdoer. So this is basically what subrogation means. I hope you understood, right? So now there is how subrogation arises. Like, we understood that when third party causes accident, तो वहाँ पे subrogation लगता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे और लगता है। तो वो कैसे होता है, तो सबसे पहला है अंडर टॉर्ट, राइट अगेंस्ट अंडर टॉर्ट। व्हाट दिस मींस इज, टॉर्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज कि देखो, हर एक इंसान का एक ड्यूटी होता है ना, ये कॉमन लैंग्वेज के अंदर ही, कॉमन लॉ के अंदर ही ये टॉर्ट आता है। कॉमन लॉ के हिसाब से क्या है कि हर इंसान का एक ड्यूटी है कि उसको सही से चलना है रोड पे, है ना। ही हैज द राइट टू लाइक प्रोटेक्ट हिज सेल्फ, डू गुड वर्क, है ना, डिग्निटी मेंटेन करके चलना है ना, अच्छे काम को करना है। बट उसके नेग्लिजेंस के कारण, है ना, या फिर जानबूझ के ही अगर वो किसी एक्सीडेंट को कर देता है, या फिर किसी को दूसरे को, है ना, अनदर पर्सन को नुकसान पहुंचाता है, तो वो टॉर्ट के अंदर आ जाता है ना। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग एंड अ ड्यूटी ऑफ केयर व्हेन इट वाज ब्रीच्ड। जब वो ब्रीच हो जाता है तब वो टॉर्टियर बन जाता है, टॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तब वहां पे सब्रोगेशन का क्लॉज लग जाता है ना, सब्रोगेशन प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई होता है कि भाई तुमने जानबूझ के गलती की, या फिर तुम्हारे नेग्लिजेंस के कारण गलती हुई, लेकिन गलती तो तुमसे हुई। तो अब तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस का जो उसका है, गाड़ी जिसका भी टूटा है, उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम पूछोगे, अच्छा ठीक है, मैंने टक्कर मारी तो उसने भी टक्कर मारी, तो दोनों का तो लॉस हुआ, तो वो चीज भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही समझो कि मैं किसी की वजह से गाड़ी का या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो टॉर्ट कहलाता है, ठीक है। नेग्लिजेंस की वजह से, है ना, ड्यूटी ऑफ केयर को सिविल रॉन्ग को करता है। तो ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सेकंड इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अंडर कॉन्ट्रैक्ट मींस, सपोज यू आर रेंटर, right, you are a tenant living in a property, then it's your responsibility to maintain that property, right? आपको उसका ध्यान रखना है ना, उसकी केयर करनी है। एंड सपोज कोई डैमेज होता है वहां पे, है ना, कुछ भी डैमेज होता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ना कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो, राइट? क्योंकि लॉस तो ऑनर का होगा, आप तो चले जाओगे वहां से, तो क्या फायदा फिर। तो इंश्योरेंस कंपनी है ना, आपसे बोलेगी कि आप उसका लॉस को भरो, राइट? समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। हाउ सब्रोगेशन अराइजेस में आ गया स्टैच्यूटरी राइट। स्टैच्यूटरी राइट का कहने का मतलब क्या है, सपोज यू आर अ कैरियर और अ ट्रांसपोर्टर, है ना, आप मरीन में हो या फिर किसी तरीके से आप कोई गुड्स को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, राइट? देन द ओनर हैज इंश्योरेंस, ओके, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आपके नेग्लिजेंस के कारण वो जो गुड्स है वहाँ पे, है ना, उसमें कुछ खराबी नहीं है। अगर वो कुछ खराब होता है, कुछ भी होता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, क्योंकि आपके भरोसे ही सामान को छोड़ा गया। अब अगर आप इस जगह से उस जगह पे ले जाने में आपके गुड्स को कुछ भी खराबी होती है, तो ऑनर क्या करेगा कि वो उसका इंश्योरेंस तो वो क्लेम कर लेगा, राइट? He will claim is the insurance for the goods that he lost, but the right to recover the lost amount will be transferred from the owner to the
इंश्योरेंस कंपनी एंड ही विल गो टू द कैरियर और द ट्रांसपोर्टर, है ना, बिकॉज आप लायबल हो जाओगे, आप नहीं, जो भी ट्रांसपोर्टर वो लायबल होगा उसके लॉस को भरने के लिए, एंड ही विल हैव टू पे द लॉसेस, राइट। तो वहां पे सब्रोगेशन अराइज होता है, राइट, दैट्स हाउ सब्रोगेशन अराइजेस देयर आल्सो। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ insurance. So what this means is हम लोगों ने we studied in indemnity also, like if the company can salvage, right, suppose the property got damaged but the owner will claim the insurance, but the company can like salvage the some of the properties to get the to get back the to recover the claim amount, right। तो similarly यहाँ भी वैसा ही है, सिंपल समझो कि सपोज नीता है, तो उसने कोई घड़ी खरीदी थी, है ना, लेकिन उसके शॉप में लाइक उसके शॉप में बर्गलरी होगी, वॉच शॉप में बर्गलरी होगी, मतलब चोरी होगी, तो उसके कई सारी घड़ी चोरी हो गया, तो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी उसका इंश्योरेंस था, तो कंपनी ने उसको उसका क्लेम अमाउंट दे दिया, है ना, उसको क्लेम अमाउंट मिल गया क्योंकि चोर पकड़ा नहीं गया, तो तब तक उसको क्या किया गया, क्लेम अमाउंट मिल गया, एंड उस क्लेम अमाउंट से उसने फिर से वो घड़ियां खरीद ली, है ना, शी इज रनिंग द शॉप प्रॉपर्ली, बट व्हाट हैपेंस आफ्टर फ्यू मंथ्स दैट द बर्गलर गॉट कॉट, है ना, तो उससे तो फिर इंश्योर कंपनी के पास ये राइट है कि वो उस बर्गलर से वो क्लेम अमाउंट जो लॉस अमाउंट था वो रिकवर करे, एंड आफ्टर रिकवरी वो क्या कर सकती है, या फिर अगर उसके पास वो अमाउंट नहीं तो वो वॉच ही मिलता है, तो वो क्या कर सकते हैं कंपनी वाले कि उसको ले लेंगे और उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे और रिकवर कर लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। सो इस तरीके से इन सब सिचुएशन पे दैट्स हाउ सब्रोगेशन अराइजेस इन डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। सो ये समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे कि भाई कैसे, लाइक कब होता है, हम लोगों ने कैसे समझ लिया, अब समझेंगे कब होता है, व्हेन डज सब्रोगेशन अप्लाई। ओके, तो what we understood was how subrogation applied in different cases. Now we will understand when does subrogation apply. So basically understand this. The subrogation will be the principle of subrogation says that the insurer have the right to recover whatever the claim went cost went to the customer from the third party that arise the loss, right, that causes the loss. So insurer के पास ही ये पावर है कि वो subrogation करेगा, एंड वो क्लेम देने के बाद भी कर सकता है ना, और वो क्लेम देने के केसेस, कुछ केसेस में क्लेम देने के पहले भी कर सकता है ना, फाइनल सेटलमेंट होने के पहले भी कर सकता है। सो ऐसे समझो, सपोज व्हाट हैपेंड वाज यू गॉट इनटू एन एक्सीडेंट और कुछ डैमेज हुआ आपका, एंड आपने उसका क्लेम स्टार्ट कर दिया लेना, है ना, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, तो सो कंपनी व्हाट विल डू इज व्हाटएवर द डैमेज गुड्स आर उसको डिस्पोज करेगी, एंड उससे जितना रिकवरी हो सकता है ना, सैल्वेज करके वो करेगी, ठीक है। एंड अगर आप क्लेम लेते हो, ठीक है, जितना भी क्लेम करोगे वो आपको पूरा क्लेम दे देगी, राइट, ही विल गिव यू ऑल द क्लेम अमाउंट एंड ही विल कीप द सैल्वेज्ड और व्हाटएवर डैमेज गुड्स से जो भी जितना मुनाफा हुआ है ना वो रख लेगी, ठीक है, दिस हैपेंस। एंड सेकंड केस में क्या होगा कि अगर आप क्लेम अमाउंट नहीं लेते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगी, जितना आपका डैमेज था वो आपको वापस कर देगी, है कि नहीं। आप क्लेम अगर नहीं ले पाते हो, समझ रहे हो, क्लेम अगर नहीं ले पाते हो किसी कारणवश, तो जितना भी डैमेज प्रॉपर्टी था उससे जितना भी रिकवर हुआ वो आपको वापस कर देगी, सिंपल सी बात है, राइट। सो इन बट वो क्या है कि इंश्योरेंस ये चीज तब से स्टार्ट कर देगी जब आपके पास लॉस हुआ एंड आपने उनको इन्फॉर्म किया, राइट। अगर आप क्लेम आपका मिलेगा कि नहीं ये आपको तो नहीं पता है ना, वो तो इंश्योरर आएगा, है ना, चेक करेगा, वो सब कुछ देखेंगे तभी आपको क्लेम सेटल करेंगे, है ना। तो उसके होने से पहले भी वो क्या कर सकते हैं, सब्रोगेशन अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है टाइमिंग पे, है ना, कि वो पहले भी कर सकते हैं लॉस के, वो पहले लॉस के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। इन सम केसेस द सब्रोगेशन डजंट अप्लाई, हमने देखा हाउ इट अप्लाइज एंड व्हेन डज इट अप्लाई ना, टाइमिंग पे मैटर करता है, बट इन सम केसेस इट डजंट अप्लाई। वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, एक है नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट एंड सेकंड इज प्रिंसिपल एंड कॉन्ट्रैक्टर। सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ टर्म नोन एज वेवर ऑफ सब्रोगेशन राइट्स, राइट। सपोज पहले नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट को समझते हैं। क्या होगा कि आप एक ए बंदा है, ठीक है, एक बी बंदा है, इसने इंश्योरेंस करवा रखी है किसी डबल ए कंपनी से, इसने किसी इंश्योरेंस करवा रखी है अपनी गाड़ी की किसी डबल बी कंपनी से, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस यार, बोथ ऑफ दीस पीपल गेट इनटू एन कार एक्सीडेंट, है ना। सो इनका कार भी डैमेज हुआ, इनका कार भी डैमेज हुआ। सो व्हाट ए विल डू इज ही विल गेट हिज क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, है ना, एंड बी विल गेट हिज क्लेम फ्रॉम द बीवी कंपनी, एंड द इंश्योरर विल हैव द सब्रोगेशन राइट्स ऑफ ए टू बी, राइट, है ना। ये जाके बी से अपना केस कर सकती है इस पे, है ना। अब एंड डबल बी क्या कर सकती है, वो ए पे जाके केस कर सकती है। तो क्या होगा, दोनों कंपनी एक दूसरे पे केस करते रह जाएंगे, केस ही लड़ते रह जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों कंपनी एक दूसरे पे केस ही करते रह जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इस टाइम पे वेवर ऑफ सब्रोगेशन राइट्स अप्लाई होता है ना, कि दोनों केस नहीं कर सकते। कब, जब दोनों एक दूसरे के कंपनी पे केस नहीं कर सकते हैं, ऐसा सब्रोगेशन राइट अप्लाई होगा। समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड इज प्रिंसिपल एंड कॉन्ट्रैक्टर। प्रिंसिपल एंड कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि सपोज एक बहुत बड़ा रिच पर्सन है ना, ए, वो दैट इज द प्रिंसिपल, है ना, ओनर जिसको हम सब बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई कुछ बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए वो बी को क्या देगा, कॉन्ट्रैक्ट देगा, राइट। बी को क्या देगा, कॉन्ट्रैक्ट देगा, एंड बीज वर्क विल बी टू राइट कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, राइट। बट इन सम केसेस व्हाट हैपेंस ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ बी और व्हाटएवर कॉज, कुछ प्रॉपर्टी में डैमेज हो जाता है, ठीक है, लॉसेस हो जाते हैं।
then it's B's responsibility to pay the owner, right? Then A will have insurance, he can get the insurance from the insurance company, right? वो इंश्योरेंस कंपनी से अपना पैसा ले लेगा एंड सब्रोगेशन राइट्स किसके पास चला जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी के पास, एंड देन इंश्योरेंस कंपनी विल गो टू द कॉन्ट्रैक्टर, है ना? समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो स्लो करना फिर समझना, ठीक है? तो इंश्योरेंस क्या जाएगी? बी के पास जाएगी एंड ही विल आस्क दैट आपके कारण लॉस हुआ तो आप सब्रोगेशन पे अप्लाई करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि बी जो है तब क्या करते हैं कि बी यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, है ना, वो नहीं चाहते कि उनको केस वेस लड़ना पड़े, इस सब मामले में फंसना पड़े, है ना, समझ लो, झंझट है ये सब चीज। सो दे गो टू ए, दैट इज द प्रिंसिपल, एंड आस्क देम दैट दे इंक्लूड द वेवर ऑफ सब्रोगेशन राइट्स इनटू द इंश्योरेंस ऑफ वट एवर इंश्योरेंस पॉलिसीज उन्होंने लिया है, उसमें वो वेवर ऑफ सब्रोगेशन राइट्स इंक्लूड कर दें, है ना। उससे क्या होगा कि ए इंश्योरेंस क्लेम कर लेगी एंड इंश्योरेंस कंपनी बी जो कि कॉन्ट्रैक्टर है उस पर वो केस करने नहीं आएगी, है ना, वहाँ पे वेवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये इन दो केसेस में, है ना, इन दो केसेस में वेवर ऑफ सब्रोगेशन राइट्स होता है, मतलब सब्रोगेशन राइट्स सब्रोगेशन वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। समझ में आया? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ओके, अब एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्रोगेशन ओनली इन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉट इन बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस। व्हाट डज इट मीन एज सब्रोगेशन बस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स पे ही लगेगा, है ना। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है आप लोग लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वीडियो देखना समझ में आ जाएगा। बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होगा, बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्या होता है मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था ना। सो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगेगा, बेनिफिट पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो सिंपल सा फंडा है। बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होता है ना, परमानेंट डिसेबिलिटी, है ना, वहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो मिल जाता है लोगों को, राइट। सपोज निखिल इज अ पर्सन, insured person, life insurance इसने ले रखी है, and he get into a truck accident and he lost his life. Then his family has the right to claim the life insurance, whatever insurance he has, like 50 crore, 10 crore, 1 crore, whatever. He can get the claim from the company, right? From the insurance company. And they have the right to sue the truck owner also, right? वो ट्रक ऑनर के पास से भी जाके वो क्या कर सकते हैं? कंपनसेशन ले सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। बट क्या इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट हैव द सब्रोगेशन राइट्स टू टेक द क्लेम फ्रॉम द ट्रक। हम लोगों ने पास्ट में जितने भी एक्सीडेंट्स के पढ़े उसमें पढ़ा क्या कि किसी की जान नहीं गई, ठीक है, उन लोगों का बस प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ, कार में डैमेज हुआ था, तब उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी है ना थर्ड पार्टी से जाके वो सब्रोगेशन राइट्स यूज कर रही है, उनसे रिकवरी कर रही है। बट किसी की जान चली गई, है ना, लाइफ इंश्योरेंस था इसका, तो इसकी फैमिली ने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी से तो लिया ही पैसे, है ना, जो भी उसका क्लेम अमाउंट था, एंड दे कैन ऑल्सो गो टू द ट्रक ऑनर जिसकी वजह से निखिल की जान गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसे बिल्कुल समझना है ना। सो दैट इन दैट केसेस बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट्स सब्रोगेशन डजंट अप्लाई, ओनली इट कैन ओनली अप्लाई इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, जहाँ पे हम लोग वैल्यू पता कर सकते हैं किसी भी चीज के लॉस की, राइट, जहाँ पे है ना फाइनेंशियल कितना लॉस हो रहा है वो चीज हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, I will just slide it there. There is a question: in which event will subrogation not arise? Option A is Arun's vehicle hit by uninsured state transport bus. Ajay's imported goods damaged in transit. Ashok is killed by a state transport bus. Anand's vehicle is stolen. So इसका तो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है सी, बट समझते हैं ना सब्रोगेशन कहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो हमें पता है कहाँ नहीं होगा, तो बस बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट्स में ही नहीं होगा, यानी कि जहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी है या फिर जान जाती है, तो यहाँ पे सी में वो चीज लिखा हुआ है। ए में क्यों नहीं होगा? अरुण व्हीकल हिट बाय अनइंश्योर्ड, बस हिट हुआ है ना, तो वहाँ पे तो लगेगा सब्रोगेशन, है ना, वहाँ बस लगेगा। अजय इम्पोर्टेड गुड्स डैमेज है ना, तो डैमेज गुड्स ने हम लोगों ने देखा था कि करियर ट्रांसपोर्ट में कुछ भी होगा तो वहाँ पे सब्रोगेशन होगा। आनंद व्हीकल इज स्टोलन है ना, हम लोगों ने बर्गलरी वाला एग्जांपल देखा, तो कोई चीज सामान चोरी होगा तो वहाँ पे भी सब्रोगेशन अप्लाई होगा। तो यही था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, है ना, समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बोल देता हूँ, सब्रोगेशन इज what is subrogation? That the insurer has the right to recover the claim from the third party due to which the loss was caused to the person, है ना, to the customer or whatever the first person was. तो ये है subrogation, है ना। हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा contribution. What contribution means? That if many possibilities cover one loss, insurers share the payment. ऐसे समझो एग्जाम्पल से समझते हैं ना। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इज एग्जाम्पल। सपोज यू vehicle is insured for 10 lakhs with insurer U, right, and 10 lakhs with insurer V, है ना। आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करवा रखा है, 2 इंश्योरेंस हैं U एंड V, एंड सपोज वो चोरी हो जाता है, क्या हो गया? चोरी हो गया। तो 10 लाख का व्हीकल था, आपने दो लोगों से 10 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो क्या दोनों आपको 10 लाख देंगे? नहीं देंगे। क्या करेंगे? वो आपके अमाउंट को डिवाइड कर देंगे इक्वली एंड 5-5 लाख आपको पे किया जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस तो इंडेमनिटी करेगा ना, है ना। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? कंट्रीब्यूशन। दिस इज व्हाट कंट्रीब्यूशन मीन्स, that multiple or different insurers are participating in providing the recovery for your loss, right? ठीक है, तो लॉस कितना का हुआ? 10 लाख का, एंड 5-5 लाख हम लोग को दोनों कंपनी से मिल गया, हमारा 10 लाख हो गया। अब एक और केस है, सपोज केस 2, यहाँ पे तो क्या था कि इक्वल अमाउंट मिल गया। अब सपोज यू हैव अ स्टॉक वैल्यू ऑफ 5 लाख, है ना, एंड आपने एक इंश्योरर के है उससे 3 लाख का करवा रखा है, एक इंश्योरर एल है
उससे आपने 2 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, टोटल कितना हो गया 5 लाख का। बट आपका कुछ लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ 1 लाख का लॉस हुआ, है ना। तब ये 1 लाख कौन देगा, ये देगा कि ये देगा, है ना, क्योंकि दोनों के पास तो 3 लाख का और 2 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है मैंने। सो हु विल गिव द लॉस? सो इन दिस केस द लॉस विल बी लाइक द क्लेम सेटलमेंट विल बी शेयर्ड इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ योर इंश्योर्ड, है ना, सम इंश्योर्ड। जितना आपने इंश्योरेंस करवा रखा है दैट इज 3 लाख एंड 2 लाख, उसी प्रोपोर्शन में ये आपको आपका क्लेम भी देंगे, दैट इज 60,000 एंड 40,000, है ना, 3:2 में हमारे यहाँ पे। सो दिस इज हाउ कंट्रीब्यूशन वर्क्स, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अप्लाई हुआ, है ना। इन सिंपल वर्ड्स कंट्रीब्यूशन बेसिकली मीन्स दैट 2 or more insurance companies is contributing in recovering your loss or in giving you your claim amount, right, and they will give the claim amount in the proportionate share, right। यहाँ तक समझ में आया, है ना। एंड देयर आर सम कंडीशंस फॉर द कंट्रीब्यूशन, है ना। हम लोगों ने सब्रोगेशन में क्या देखा, वहाँ कंडीशंस नहीं थे, वहाँ पे इवेंट था, है ना। अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे सब्रोगेशन लगेगा, अगर ये लाइफ इंश्योरेंस है ना, बेनिफिट केसेस हैं तो वहाँ पे नहीं लगेगा। बट यहाँ पे कंडीशंस कुछ मैच करने चाहिए, और वो कौन कौन से 5 कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज 2 or more पॉलिसीज ऑफ इंडेमनिटी मस्ट एग्जिस्ट, है ना। ये इंडेमनिटी का भी एक हिस्सा बोल सकते हो कंट्रीब्यूशन को, एंड दैट इज 2 or more पॉलिसीज। पहला क्या बोल रहा है कि 2 or more पॉलिसीज ऑफ इंडेमनिटी मस्ट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, दैट आपका जो भी इंश्योरेंस है ना, वहाँ पे 2 इंश्योरेंस का रहना ज़रूरत है, 2 या 2 से ज़्यादा इंश्योरेंस डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से कवर्ड होना चाहिए, तभी ना वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेंगे। आपका अगर आपका एक ही इंश्योरेंस करके बैठा है तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो रिकवरी देगा, है ना। जब आपका 2 इंश्योरर है, 3 इंश्योरर है, तब आपको वहाँ पे कंट्रीब्यूशन लगता है, ठीक है। सेकंड इज पॉलिसीज मस्ट कवर अ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, सपोज आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ पे एक गाड़ी ने आपको ठोकर मार दी, है ना। तो वहाँ पे जो मोटर व्हीकल का पॉलिसी होगा, एंड जो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो फैक्ट्री में एम्प्लॉय का भी पॉलिसी होता है ना। तो दोनों का वो इंटरेस्ट बनता है कि आपको क्या करे, कंट्रीब्यूट करके, है ना, रिकवरी दे। समझ में आ रहा है ना, आपका क्लेम को, है ना, आपका रिकवरी को पैसा को दे। बट अगर आप मोटर व्हीकल पे केस कर देते हो, समझो अगर आप मोटर व्हीकल पे केस कर देते हो तो वहाँ पे फैक्ट्री ऑनर की कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपने मोटर व्हीकल पे केस किया ना, तो वो मोटर ऑनर पे लाइबिलिटी बनेगी कि आपको पैसा देना है, ठीक है, फैक्ट्री ऑनर पे नहीं बनेगी। तो इस तरीके से वहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट हट गया, आप मोटर व्हीकल पे स्विच हो गए और फैक्ट्री ओनर से ये अलग हुए, तो वहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा, है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन इस तरीके से काम करता है कि कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। थर्ड इज पॉलिसी मस्ट कवर ए कॉमन सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है, जैसे आपने घर की पॉलिसी करवा रखी है तो दोनों इंश्योरेंस से घर ही की पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने घर में सामान है तो सामान की करवा रखी है और घर की नहीं करवा रखी है, और मतलब एक कंपनी से सामान की करवा रखी है, एक कंपनी से घर की करवा रखी है, तो वो कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, है ना। अगर आपने घर की करवा रखी है तो दोनों कंपनी से घर ही की करवानी है आपको। समझ में आया, सब्जेक्ट मैटर वहाँ पे सेम होना चाहिए। कॉमन इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान रखना। ये इंटरेस्ट है कि 2 इंश्योरर जो भी है उनका इंटरेस्ट सेम ही ऑब्जेक्ट पे रहना चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट मैटर का मतलब वो जो मैटर है ना, जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज का हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो सेम रहना चाहिए, है ना। यहाँ पे लॉस्ट मस्ट बी कॉज्ड बाय ए पेरिल कवर्ड बाय ऑल पॉलिसीज, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि आपने कुछ लॉस हुआ तो आपने अगर थेफ्ट का करवा रखा है तो थेफ्ट का होना चाहिए, है ना। फायर का करवा रखा है तो दोनों पॉलिसी क्या करनी चाहिए, फायर की कवर करनी चाहिए, है ना। अगर डिफरेंट डिफरेंट पेरिल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नुकसान, डिफरेंट डिफरेंट पेरिल्स को हमने कवर करवा रखा है उस दोनों कंपनी के पॉलिसीज में, तो वो हमारा वहाँ पे क्या होगा, वो हमारा नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा, है ना। तो सेम पेरिल कवर्ड होनी चाहिए सारे पॉलिसीज में, ठीक है। एंड लास्ट इज ऑल द पॉलिसीज मस्ट एक्चुअली बी लायबल, ओके, है ना। इफ वन पॉलिसी इज नॉट लायबल इट नीड नॉट बी कंट्रीब्यूट, है ना। अगर एक पॉलिसी लायबल है, मतलब एक के कारण आपका लॉस हुआ है, दूसरे के कारण नहीं हुआ, तो वहाँ पे अगर मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के कारण लॉस हुआ तो वहाँ पे आपका सब्रोगेशन कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा। समझ में आया। सो दीज आर द 5 कंडीशन दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड, देन द कंट्रीब्यूशन विल बी अप्लाइड, ओके। तो यहाँ था हमारा कंट्रीब्यूशन का कंडीशंस। नाउ अब देखो हमारा इसी कंट्रीब्यूशन में हमने देखा ना कि कैसे अगर 2 इंश्योरेंस कंपनी है तो वो सेम प्रोपोर्शन में, है ना, डिवाइड करके आपका लॉस को रिकवर कर देगी। बट व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे अंडर इंश्योरेंस भी कभी कभी अंडर इंश्योरेंस भी कंट्रीब्यूशन में आता है, तो उसको हम लोग समझेंगे, है ना। 2 एग्जाम्पल है मेरे पास। सपोज एक सिनेरियो ए, सिनेरियो बी है, तो अब क्या होगा, अंडर इंश्योरेंस क्या, पहले वो याद कर लो कि जब हम लोग का जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है सपोज 10 लाख है, बट हमने इंश्योरेंस उसका 8 लाख करवा रखा है, तो जब हम लोग क्लेम लेने जाते हैं तो वो अंडर इंश्योरेंस के अंडर आ जाता है, और हम लोग जो फॉर्मूला है उससे जो क्लेम का वैल्यू निकालते हैं वो क्या होता है कि हमारे लॉस जितना है उससे कम अमाउंट हमको मिलता है एज अ पेनल्टी। समझ में आ रहा है, अंडर इंश्योरेंस एज अ पेनल्टी लग जाता है। तो वो चीज़ है ना। तो कंट्रीब्यूशन में कैसे काम करेगा, सपोज आपकी कोई वैल्यू है ना, आपकी वैल्यू कोई चीज़ की है, प्रॉपर्टी वो 4 लाख की है, और आपने इंश्योरेंस 4 लाख से करवा रखी है, लेकिन कैसे करवा रखी है कि एक इंश्योरेंस कंपनी 1 है और एक इंश्योरेंस कंपनी 2 है, आपने एक से 3 लाख की करवा रखी है, एक से 1 लाख की करवा रखी है। समझ में आ रहा है, एक विशाल इंश्योरेंस है, एक वैशाली इंश्योरेंस है ना, उससे उससे आपने करवा रखा है, ठीक। और आपका लॉस कितना हुआ, 2 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, 2 लाख का क्या हो गया,
लॉस हो गया, तो क्या होगा कि जितना प्रोपोर्शन में आपका वो शेयर्ड है, क्या जितना प्रोपोर्शन में आपका इंश्योरेंस शेयर्ड है ना, 3 लाख और 1 लाख का, उसी प्रोपोर्शन में आपका जो है ना सम इंश्योर्ड 3:1, उसी प्रोपोर्शन में आपके लॉस को भी रिकवर किया जाएगा, है ना। तो हम लोग कैसे निकाल देंगे फॉर्मूला से, दैट इज द लॉस, एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाइड बाई द एक्चुअल लॉस हमारा यहाँ पे कितना है 2 लाख है ना, मैं इसको यहाँ पे ही बनाता हूँ, 2 lakhs into the sum insured that is 3 lakhs by actual वैल्यू, है ना, जो हमारा वैल्यू, तो ये हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे 1,50,000 आएगा, और उसी फॉर्मूले से यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ 50,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इतना क्लेम अमाउंट मिल जाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 2 लाख हमें क्लेम अमाउंट मिल गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक सिनेरियो भी है जहाँ पे अंडर इंश्योरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो हमारा जो वैल्यू है प्रॉपर्टी का वो 5 लाख है, बट हमने इंश्योरेंस कितना करवाया है 4 लाख का, वो भी कैसे करवाया, सेम तरीके से, विशाल से 3 लाख का, वैशाली से 1 लाख का, है ना। टोटल 4 लाख का ही ये हुआ, क्या हुआ, इंश्योरेंस, समझ में आया। लेकिन हमारा वैल्यू क्या है 5 लाख की, तो यहाँ पे क्या आ गया, अंडर इंश्योरेंस का क्लॉज आ गया। अब हमारा लॉस हुआ 2 लाख का, तो अब देखते हैं हमें 2 लाख मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्यों, तो हमने विशाल और वैशाली से जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज 2 लाख इनटू द सम इंश्योर्ड दैट इज 3 लाख फ्रॉम विशाल डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, है ना, तो हमारा इतना आया। सेम वी अप्लाइड इन द वैशाली, देन वी गॉट 40,000 एंड टोटल इज 1,60,000 एंड आवर एक्चुअल लॉस वाज 2 lakhs, then we were not, then what it means that we are not able to recover the total claim. Why? Because there is under insurance, है ना, and under insurance is basically a penalty on the person, right? So what this means is basically if your total sum insured is equal or more than the value at risk, है ना, समझ में आ रहा है, equal or more than value at risk, तो वहां पे कोई अंडर इंश्योरेंस नहीं है, एंड देन द एंड लॉस विल बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन टू योर सम इंश्योर्ड एंड यू विल गेट द टोटल वैल्यू ऑफ योर लॉस। ठीक है, वहां पे एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, बट if the total sum insured is less than the value at risk, then the under insurance will exist and वहां पे फॉर्मूला लगेगा and you will actually get the less amount than your actual loss, है ना। सो वहां पे आपको पेनल्टी लग सकती है अंडर इंश्योरेंस की। ये चीज समझ में आया, कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएगा, है ना, क्वेश्चंस बनाने में, और समझना बहुत जरूरी है। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस टू कंट्रीब्यूशन आल्सो, है ना, एक्सेप्शंस है, कंट्रीब्यूशन कहीं कहीं पे अप्लाई होता है, लेकिन वहां पे एक्सेप्शंस, दैट इज मरीन एंड हेल्थ। कैसे काम करता है, तो मरीन कैसे काम करता है, बट दिस मीन्स इन मरीन इंश्योरेंस, हमारा जो मरीन इंश्योरेंस एक्ट है जो कि सेक्शन 32 है ना, मरीन पॉलिसी सेक्शन 32 में आता है, उसमें क्या कहा गया है कि जो मरीन का ऑनर होगा, है ना, जो ऑब्जेक्ट का ऑनर होगा, सपोज वहां पे कुछ लॉस होता है ना, मरीन में कुछ लॉस होता है ट्रांजिट के दौरान, तो वो ये नहीं है कि वो इंश्योरेंस के पास जाएगा, ए के पास, इंश्योरेंस बी के पास जाएगा और हाफ हाफ करेगा या प्रोपोर्शन सेम करेगा, वो अमाउंट लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी भी इंश्योरर के पास जा सकता है और कितना भी अमाउंट क्लेम कर सकता है, इंश्योरेंस ए हो या बी हो या सी हो, प्रोवाइडेड दैट द इंडेमनिटी वहां पे लगना चाहिए, मतलब कि जितना का लॉस हुआ है उसका वैल्यू का उतना ही उसको मिलना है ना। एंड वो चूज कर सकता है वो किस इंश्योरर के पास जाना है, उसको ए के पास या बी के पास या जितने भी इंश्योरेंस उसने इंश्योरेंस करवा रखे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड सेम चीज हेल्थ इंश्योरेंस में भी होता है ना। इन हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया द कस्टमर कैन चूज द इंश्योरर फ्रॉम होम टू फर्स्ट क्लेम। सपोज यू गॉट इन एन एक्सीडेंट, है ना, या कुछ भी होता है आपका, है ना, अनीता एज लाइफ पॉलिसीज, ये बेनिफिट पॉलिसीज है, इसको बताता हूँ मैं, कोई चूज लाइक आपका कुछ एक्सीडेंट होता है एंड आपका कॉस्ट आता है 2 लाख का, 3 लाख का, ठीक है, 3 लाख का कॉस्ट आता है एंड आपने 10-10 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, एक इंश्योरर ए से एक इंश्योरर बी से, राइट, एक इंश्योरर ए से इंश्योरर बी से। तो अगर आप ए इंश्योरर के पास जाते हैं एंड यू से दैट आई वांट द क्लेम दैट इज दैट आई इनकर्ड 3 lakhs ऑफ एक्सपेंस इन द हॉस्पिटल फीस, देन ए कैन नॉट से दैट मैं ओनली 1.5 lakhs दूंगा, 1.5 lakhs बी से लेना, ये नहीं कह सकता, ये इसको 3 लाख देने पड़ेंगे। अगर आपका 15 लाख का भी अगर एक्सपेंसेस है या फिर आपको क्लेम बैक करना है, तो ए से आप 10 लाख ले सकते हो एंड बी से आप 5 लाख ले सकते हो, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ रहा होगा, है ना, कि ए से आप चूज कर सकते हो या बी से आप किसी से भी चूज करके अपना अमाउंट ले सकते हो, करेक्ट। सो दिस इज वेयर कंट्रीब्यूशन डजंट अप्लाई, है ना, एक्सेप्शंस हो गए। एंड इन बेनिफिट पॉलिसीज आल्सो कंट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता है, सेम एज द सब्रोगेशन, राइट, लाइक अनीता हैज लाइफ पॉलिसीज ऑफ 50 lakhs फ्रॉम ईच अदिति एंड पीयूष, ये इंश्योरर है ना, तो वहां पे ये नहीं हुआ कि अदिति एंड पीयूष बोलेंगे कि 25-25 लाख मैं दे दूंगा, नो, दैट वोंट बी एबल टू हैपन इन दिस केस। बोथ द इंश्योरर हैव टू पे 50 lakhs टोटल, लाइक बोथ द इंश्योरर्स विल हैव टू पे 50 lakhs ईच टू अनीता, है ना, अनीता विल गेट 1 crore। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेनिफिट पॉलिसीज वर्क एंड देयर इज एन एमसीक्यू, वो हम लोग बनाते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन था टोटली, है ना, सब्रोगेशन समझ गए, कंट्रीब्यूशन समझ गए, है ना, तो बहुत ईजी है समझना है। यहाँ पे एमसीक्यू, संजय इंश्योर्ड गुड्स विद रतन इंश्योरेंस फॉर 20 lakhs एंड रश्मि इंश्योरेंस फॉर 30 lakhs एंड द टोटल वैल्यू एट रिस्क इज 75 lakhs एंड लॉस ऑकर्स ऑफ 45 lakhs, हाउ मच विल रश्मि इंश्योरेंस पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर इंश्योरेंस वाला, है ना, देखते हैं कैसे निकलेगा। हमारा टोटल लॉस कितना है 45 lakhs का, तो हम लोग को रश्मि से निकालना है ना, तो रश्मि का सिर्फ देखेंगे, दैट इज 45 lakhs इनटू वैल्यू एट, एक्चुअली सम इंश्योर्ड हमारा कितना है, तो सम इंश्योर्ड रश्मि से 30 lakhs का, है ना, वेट अ मिनट,
सम इंश्योरेंस रश्मि से 30 लाख का, तो 45 इंटू 30 डिवाइडेड बाई, एंड वैल्यू एट रिस्क कितना 75। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे है ना, इसको 15 से काटो है ना, 15 5 5 6 दैट इज 18 लैक्स है ना, 18 लैक्स। तो 18 लैक्स रश्मि इंश्योरेंस देगी है ना, तो दैट इज आवर ऑप्शन सी। समझ में आया ये न्यूमेरिकल से? ठीक है, तो ये हमारा था कंट्रीब्यूशन, एंड आफ्टर दिस व्हाट वी विल लर्न इज प्रॉक्सिमेट कॉज है ना। वी स्टडीड सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन, एंड आवर लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज प्रॉक्सिमेट कॉज। तो प्रॉक्सिमेट कॉज हमारा क्या होता है ना, इसको हम लोग समझते हैं। सो बेसिकली प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रॉक्सिमेट का मीन्स होता है इमीडिएट है ना, आई डबल एम ई डी आई टी, ठीक है वो तो जानते ही हो आप। एंड कॉज मीन्स वॉट एवर कॉज, बट डोंट मिसअंडरस्टैंड द इमीडिएट वर्ड विद द प्रॉक्सिमेट वर्ड है ना, दोनों अलग चीज है यहाँ पे। ओके, वाई हम लोग समझते हैं। प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स द एक्टिव efficient cause that sets in motion a chain of events leading to the loss without a new independent force interrupting it। तो समझो, ऐसे समझो कोई सिनेरियो है, कहीं पे आग लगी है, ठीक है, बिल्डिंग ए में आग लग गई, उसके बाद वो आग फैल के बिल्डिंग बी में चली गई, उसके बाद वो सी में चली गई, उसके बाद वो डी में चली गई। अब डी में कोई दीवार थी जो कि फायर के कारण डैमेज हो गई, तो वो दीवार गिर गई और हमारे गुड्स को, हमारी जो भी प्रॉपर्टी थे वो लॉस हो गया है ना, वो खराब हो गया जिसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा था। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी या फिर क्या देखेगी, या आप क्या देखोगे कि दीवार गिरी है ना, द वॉल गॉट डैमेज, सो दैट इज द इमीडिएट कॉज, राइट। वो तो इमीडिएट कॉज हुआ ना कि दीवार गिरने के कारण हमारा गुड्स का डैमेज हुआ, बट इज दैट द प्रॉक्सिमेट कॉज? नो, दैट इज नॉट द प्रॉक्सिमेट कॉज। वाई? बिकॉज जो दीवार गिरी है वो किसके कारण गिरी है, जो एक्टिव वहां पे कौन सा एक्टिव पेरिल वहां पे कौन सा था, किसके कारण, फायर के कारण ना, फायर के कारण गिरी ना। एक्टिव जो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे जो पेरिल था वो फायर था, उसी ने चेन ऑफ इवेंट है ना कॉज किया, जिसके कारण हमारा दीवार क्या हुई, गिर गई। तो वहां पे अगर हमारा फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है तब हमको इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पे करेगी, उसको करना पड़ेगा है ना, क्योंकि इमीडिएट कॉज नहीं देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रॉक्सिमेट कॉज देख रहे हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, ये चीज है। नॉट ऑलवेज द नियरेस्ट कॉज इन टाइम बट द रियल डोमिनेंट कॉज मैटर्स। ओके, यू गॉट मी? ठीक है, तो ये बात है प्रॉक्सिमेट कॉज है ना, ये इसलिए ये प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है, ताकि हम लोग पता लगा सके कौन सा डोमिनेंट कॉज है जिसके कारण पेरिल हो रही है। क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट पेरिल एक साथ होती है कभी कभी है ना, कभी एक चेन ऑफ इवेंट में होती है या फिर डिफरेंट डिफरेंट एक साथ होती है, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ कॉजेज और कंकरेंट कॉजेज है ना। यहाँ पे डिफरेंट पेरिल एक साथ हो रही है और ये एक पेरिल के कारण डिफरेंट सीक्वेंस बन रहा है। तो वो चीज़ हम लोग दोनों आगे देखेंगे, बट वहाँ पे इंश्योरेंस को क्या होता है, डिफिकल्टीज होती है पता लगाने में कि कौन सा पेरिल इनके पॉलिसी में कवर्ड है और कौन सा नहीं है, और किसके कारण हम लोग को इनको क्लेम देना है कि नहीं देना है। तो उसको आसान बनाने के लिए ही हमारे पास ये प्रॉक्सिमेट कॉज का है ना प्रिंसिपल है। अब इसमें दो चीज आते हैं, एक है नेम्ड पेरिल पॉलिसी और एक है ऑल रिस्क पॉलिसी है ना। ये चीज हम लोग बाद में समझेंगे, उसके पहले ये समझते हैं नेम्ड पेरिल पॉलिसी क्या कहता है ना। दोनों में डिफरेंस बेसिकली यही है कि इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो पॉलिसी होगा है ना, हमारे पास जो पॉलिसी होगा उसमें एक नेम्ड पेरिल्स होंगे। नेम्ड पेरिल्स का मतलब वो पेरिल्स जिसके कारण हमने पॉलिसी करवा रखी है ना, कवर है, जैसे कि फायर हो गया, लाइटनिंग हो गया, ये सारे हमारे नेम्ड पेरिल पॉलिसीज है। ठीक है, ये तुम्हारे लिखे होंगे। अब कुछ स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड पॉलिसीज होंगे, एक्सक्लूडेड पेरिल्स होंगे, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया है ना, फॉरेस्ट फायर हो गया, वॉर हो गया, वो एक्सक्लूडेड होंगे। अब तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, ये नेम्ड पेरिल के कारण तुमको जो अगर लॉस होता है वो तो मिलेगा ही, ठीक है, लेकिन एक्सक्लूडेड के कारण होगा तो नहीं मिलेगा। अब इनके अलावा जो भी अदर होंगे पेरिल्स, उसके कारण भी तुमको है ना, अनइंश्योर्ड पेरिल्स हम लोग उसको बोलते हैं, उसके कारण भी तुमको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया नेम्ड पेरिल पॉलिसी। बट एक होता है ऑल रिस्क पॉलिसी, उसमें क्या होगा, तुम्हारा नेम्ड पेरिल्स तो होंगे ही और एक्सक्लूडेड पेरिल्स भी होंगे, बट इसके अलावा जो भी अनइंश्योर्ड पेरिल्स हैं तुम्हारे है ना, अगर उनके कारण भी तुम्हारा लॉस होता है तो तुमको इंश्योरेंस क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, ये ही डिफरेंस है तुम्हारा नेम्ड पेरिल पॉलिसी में और ऑल रिस्क पॉलिसी में। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बैक करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज है ना। ये अब हम लोग आगे देखेंगे सीक्वेंस ऑफ कॉजेस, बिकॉज देखो जैसे कि अगर आप फायर फाइटर हो, फायर फाइटर स्प्रे कर रहा है पानी या फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके कारण हमारा कुछ डैमेज होता है, लेकिन हमारा कुछ तो डैमेज एक्चुअली फायर से हुआ था ना, अब वो चेन ऑफ इवेंट कॉज किया फायर फाइटर के स्प्रे से, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, हमको इंश्योरेंस मिलेगा किसके अंदर, वो भी फायर इंश्योरेंस के अंदर। अब सीक्वेंस ऑफ कॉजेस क्या हुआ, ए सीक्वेंस ऑफ कॉजेस मींस वन इवेंट कॉजेस द नेक्स्ट इवेंट लाइक लिंक्स इन अ चेन। समझ में आ रहा है? एक चेन इवेंट होता है, जैसे कि बासु है जो कि घुड़सवारी कर रहा है, बट वो घोड़े से गिर गया नीचे। अब उसके स्पाइन में क्या हो गई, इंजरी होगी, तो कैसे हुआ, घोड़े से गिरा, ठीक है, कॉज हुआ। अब उसके अंदर स्पाइन में क्या हो गई, इंजरी होगी, अब वो मूव नहीं कर सकता, बट अब वो इंजरी के कारण उसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया। ठीक है, उसको बीमारी हो गई, निमोनिया हो गया, एंड बेसिकली ही डाइज ड्यू टू द निमोनिया। सो सबसे इमीडिएट कॉज को क्या हुआ, निमोनिया हुआ। हम लोग जानते हैं कि प्रोक्सिमेट और इमीडिएट में क्या है, निमोनिया है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं?
तो पॉलिसी कवर्स डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट बट एक्सक्लूड इलनेस। अब उसने जो पॉलिसी ली है कि अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, इलनेस हुआ, अगर इलनेस के कारण उसके पास पॉलिसी में नहीं है और एक्सीडेंट के कारण है, तो क्या यहाँ पे इंश्योरेंस उसको पे करेगी कि नहीं पे करेगी? समझ में आया? यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम पे करेगी कि नहीं करेगी कि नहीं करेगी? हाँ करेगी। क्यों? क्योंकि हमने जस्ट अभी जाना कि हमें इमीडिएट कॉज नहीं देखना है, हमें इमीडिएट कॉज नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, जो प्रोक्सीमेट कॉज है ना, जिस जो डोमिनेंट कॉज है जिसके कारण वो चेन ऑफ इवेंट शुरुआत हुई है ना, स्टार्ट हो गई है ना, वो क्या हुआ, बिकॉज द एक्सीडेंट स्टार्टेड एन अनब्रोकन चेन सो एक्सीडेंट इज द प्रोक्सीमेट कॉज, है ना। तो ये एक्सीडेंट प्रोक्सीमेट कॉज हुआ और इनके फैमिली को जो भी इंश्योरेंस कवर है वो मिलेगी। समझ में आ रहा है? इन सिंपल वर्ड्स, इफ वन प्रॉब्लम कीप्स कॉजिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम विदाउट एनी न्यू आउटसाइडर जंपिंग इन, है ना, यहाँ पे कोई बाहर की चीज यहाँ पे नहीं है ना, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, देन द फर्स्ट प्रॉब्लम इज treated as the real cause, है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या था, एक्सीडेंट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सीक्वेंस ऑफ कॉजेज और अप्रोक्सीमेट कॉज का मतलब, है ना। तो इस तरीके से सीक्वेंस ऑफ कॉजेज काम करता है ना, कोई एक चेन ऑफ इवेंट होगा, कोई अनब्रोकन चेन होना चाहिए, यानी कि अनब्रोकन का कहने का मतलब कोई थर्ड पार्टी वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और जो फर्स्ट कॉज होगा वही एज अ प्रोक्सीमेट कॉज कहलाएगा, और उसके अंडर में जो भी इंश्योरेंस आपका किया हुआ है, नेम्ड हो या फिर ऑल रिस्क पॉलिसी में हो, वो आपका, है ना, आपका कवर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक है, अगर कोई थर्ड पार्टी अगर उस चेन में इन्वॉल्व होता है ना, हमने देखा कि वहाँ पे कोई अनब्रोकन चेन था, लेकिन अब ब्रोक करता है, मतलब कि वहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है ना, यहाँ पे था कि कोई थर्ड पार्टी नहीं था, ठीक है, तो अनब्रोकन चेन था। अब थर्ड पार्टी मतलब समझो, न्यू एक्टिव फोर्स इंटर्स एंड ब्रेक्स द एयरली सीक्वेंस, सपोज एक्सीडेंट हुआ, अब हॉस्पिटलाइज हुए, नाउ एक इन्फेक्शन हो गई, इन्फेक्शन हो गई कैसे, आपका जो भी वुंड था उस पे इन्फेक्शन हुआ एंड इन्फेक्शन के कारण आपकी डेथ हो गई। निमोनिया क्या है, बीमारी है, बीमारी कैसे हुआ, जब इंजरी हुई तो इंजरी के कारण बीमारी हुआ था, लेकिन इन्फेक्शन क्या, इन्फेक्शन तो बाहर से आया ना, निमोनिया आपके बॉडी के अंदर होता है, इन्फेक्शन कैसे आता है, बाहर से आता है, वायरस है ये, ठीक है, ये समझना है ना, इसको कंफ्यूज मत होना कि दोनों एक ही चीज तो हुआ, दोनों में तो बीमारी हुई नहीं, बीमारी नहीं हुई, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन कैसे होगा, बाहर से होगा, बाहर जर्म्स, अगर अगर हॉस्पिटल हाइजीन नहीं था तो अच्छे से नहीं रखा गया था, तो बाहर से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ उसको, है ना, ही गॉट एन इन्फेक्शन एंड ड्यू टू दैट ही डाइड। सो इफ his insurance company or insurance policy contains the infection as a peril, named peril, then he will get the insurance. But if it is not covered, if it is not covered, then he won't be able to get the claim, or his family will not be able to get the claim. Why? Because the proximate cause here is what, infection. Why? Because it is a third party, है ना, ये बाहर से आया, it is a new force that caused the peril. एक्सीडेंट से तो हॉस्पिटलाइज हुआ लेकिन इन्फेक्शन से क्या हुआ, डेथ हो गई। सो दिस इज अ ब्रोकन चेन है ना, यहाँ पे जो चेन था यहाँ पे ब्रेक कर गया, वहाँ पे डिपेंड करता है इंश्योरेंस पॉलिसी पे कि वो इन्फेक्शन इंक्लूडेड है उसके पॉलिसीज में या फिर नहीं है। सो व्हाट इट मींस इज नियरेस्ट इन टाइम इज नॉट ऑलवेज द रियल कॉज, वी लुक फॉर द एक्टिव कॉजेज आफ्टर चेकिंग वेदर अ न्यू फोर्स इज स्टेप्ड इन। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोक्सीमेट कॉज काम करता है, ठीक है, एक ब्रोकन चेन में और एक अनब्रोकन चेन। नाउ हम लोगों ने समझा कि सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ कॉजेस समझा। अब ये है कंकरेंट कॉजेस। हम लोगों ने पढ़ा कि what is sequence of causes where multiple a chain event occurs, right, in two ways, and in a broken or an unbroken way, and this is concurrent laws where we will understand that when multiple perils act at the same cause at the same time, and वो भी दो तरीके से होंगे, one is acting independently and acting interdependently। तो हम लोग एक करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग इंडिपेंडेंटली के लिए समझो कि सपोज आपका घर है या कोई प्रॉपर्टी है, उसका फायर इंश्योरेंस है या फिर साइक्लोन इंश्योरेंस है, एंड वहाँ पे साइक्लोन भी इंडिपेंडेंटली आ गया और फायर भी इंडिपेंडेंटली आ गया, है ना, आपके घर में फायर भी लगी और साइक्लोन भी लग गई, लेकिन एक दूसरे के कारण नहीं लगी, अपने आप दोनों अलग अलग लग गया। तो क्या वहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी का पेरिल मिलेगा? हाँ मिलेगा। अगर आपका फायर एज अ कॉज नेम्ड पॉलिसी में है तो आपको वहाँ पे इंश्योरेंस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर साइक्लोन नहीं है, फायर है, तो मिल जाएगा, क्योंकि दोनों इंटरडिपेंडेंट है ना, दोनों एक दूसरे के कारण नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? अलग अलग हो रहे हैं। अगर साइक्लोन से है या फिर फायर से, जिससे भी आपका प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, जितना डैमेज हुआ है ना, वो अगर साइक्लोन से कुछ डैमेज हुआ, अगर फायर से कुछ डैमेज हुआ, तो अलग अलग बात। अगर दोनों इंक्लूडेड है तो भी मिल जाएगा, लेकिन अगर फायर से जितना डैमेज हुआ उससे इंक्लूडेड है, तो जितना डैमेज हुआ उतना अमाउंट आपको इंश्योरेंस में मिल जाएगा। यहाँ पे चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन एक्टिंग इंडिपेंडेंटली है तो क्या होगा, सपोज दैट मिल्क ट्रांजिट के लिए गया हुआ है ना, बट मिल्क क्या है, पेरिसेबल सब्सटेंस है, वो जल्दी खराब हो जाता है 1-2 दिन में, 3 दिन में, राइट। बट वहीं पे राइट होने लगा, स्ट्राइक हो गई। अब उसके कारण हो गया क्या कि 2 दिन तक, 3 दिन तक गाड़ी फंसी रह गई। तो वहां पे क्या हुआ कि राइट एज अ पेरिल भी हुआ, और बिकॉज इसका इनहेरेंट है ना, इनहेरेंट एबिलिटी है या फिर जो बोलो मिल्का की, वो कुछ दिन में खराब हो जाएगा, है ना, स्ट्रक्चर उस तरीके से उसका बना हुआ है, तो वो भी एक पेरिल है। अब
दोनों के कारण अगर मान लो उसमें से एक नहीं रहता, राइट नहीं रहता, तो क्या होता है, मिल्क आराम से ट्रांजिट हो जाती है, अपनी जगह पे पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दोनों हुआ तभी तो उसमें दिक्कत आ गई, मिल्क खराब हो गया, ऐसे ना स्पॉइल हो गई। सो व्हाट हैपेंड वाज बोथ द perils acted at the same time, then the loss occurred. If even one of the peril was not there, then the milk would have not spoiled na. So in that case the insurer will not pay you until and unless insured both of these perils are named as insured in your insured policy. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? So this is what concurrent causes means in acting independently and acting interdependently. ये सब हम लोग किसका चीज देख रहे हैं, हम लोग प्रॉक्सिमेट कॉज के अंदर ही ये सब चीज देख रहे हैं, है ना। हम लोग नेम्ड पॉलिसी एंड ऑल रिस्क पॉलिसी का ये एक तरीके से एग्जांपल है ना, ये ऑल रिस्क पॉलिसी और ये नेम्ड पॉलिसी है ना। तो ये था हमारा कंकरेंट कॉजेस। तो बेसिकली दिस वाज द चैप्टर एंड वी अंडरस्टूड, है ना। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, एक्चुअली मैंने जो एग्जांपल बोला वही चीज है कि कॉज वन साइक्लोन कॉज टू फायर, है ना। कोज वन के कारण जो जो तुम्हारे डैमेज हुआ वो तुम्हारा रूफ के कारण, रूफ डैमेज बाय साइक्लोन, तो वहाँ पे 60,000 वो नहीं पे रहा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा साइक्लोन एक्सक्लूडेड है। अगर वो इंक्लूडेड रहेगा तो उससे तुमको मिल जाएगा। और कॉस्ट बर्न बाय फायर दैट इज 40,000 पेएबल है, क्यों, क्योंकि फायर तुमने पॉलिसी में इंक्लूड करवा रखा है। तो अगर तुमने दोनों इंक्लूड करवा रखा है तो वो भी ठीक है, अगर तुमने किसी को भी एक्सक्लूड करवा रखा है तो उससे तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन जितना इंक्लूड करवाया वो मिल जाएगा। सो दैट इज वॉट इंडिपेंडेंट कंकरेंट कॉजेज में जो एक्टिंग इंडिपेंडेंटली है वो मिलता है। एंड इंटरडिपेंडेंटली का भी वो एग्जांपल यहाँ पे, आपको इसको सही से पढ़ना, मैंने समझा दिया है कि राइट एंड स्ट्राइक एक साथ होगा, है ना। मिल्क के पास वो इनहेरेंट एबिलिटी है कि वो खराब हो सकता है, तो अगर दोनों एक साथ हुए तभी वो खराब होगा, अगर उनमें से एक भी नहीं रहता तो नहीं खराब होता। तो इसके तो अगर तो इसमें क्या होगा कि आपको इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा जब तक कि दोनों इंक्लूडेड ना होंगे। तो अगर उनमें से कोई भी एक्सक्लूडेड है ना, तो वहाँ पे आपको या फिर नेम्ड नहीं है तो वहाँ पे आपको क्या होगा, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द चैप्टर वाज, दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये आप इसको पढ़ना, इससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। सिंगल पेरिल, इफ इंश्योर्ड, इफ नॉट इंश्योर्ड, पे द क्लेम, रिजेक्ट द क्लेम। अगर सीक्वेंस ऑफ कॉजेज होंगे, अगर अनब्रोकन चेन है तो प्रॉक्सिमेट कॉज के अंदर आएगा, आपको इंश्योरेंस मिले। अगर चेन ब्रोकन हो गया तो न्यू फोर्स के कारण हुआ है, तो अगर वो नेम्ड होगा आपके पॉलिसी में तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब कंकरेंट है इंडिपेंडेंटली और एक कंकरेंट है इंटरडिपेंडेंटली, है ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली होगा तो आपको जितना का क्लेम आपको चाहिए, है ना, इंश्योर्ड पॉलिसी में लिखा हुआ उतना का मिल जाएगा जिस भी नेम्ड पेरिल के कारण। और अगर इसमें है कि अगर दोनों इंक्लूडेड तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये था तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट कॉज। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग करना, मैं समझा देता हूँ। इन विच इवेंट विल सब्रोगेशन नॉट अराइज। सब्रोगेशन कब अराइज नहीं होगा, सब्रोगेशन क्या था, है ना, कि हम लोग थर्ड पार्टी, हमारा इंश्योरर थर्ड पार्टी से जाके वो रिकवरी करता है। अरुण्स व्हीकल हिट बाई अनइंश्योर्ड स्टेट ट्रांसपोर्ट, हमने ये देखा था ना कि डेथ के कारण में सब्रोगेशन अप्लाई नहीं हुआ, है ना। डेथ में जितना है वो ट्रक ड्राइवर से भी ले सकता था और इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकती थी, फैमिली उनके अमाउंट, ठीक है। ये सेकंड है संजय इंश्योर्ड, तो हमने इसका 18 लाख निकाला था, रश्मि से कितना निकाला, ये तो बना लिया हमने। इन विच केस द लॉस इज पेएबल, कौन से केस में लॉस पेएबल है ना। दैट इज इंश्योर्ड चेन ब्रोकन बाय एक्सक्लूडेड न्यू फोर्स, है ना। ये जो चेन है वो एक्सक्लूडेड न्यू फोर्स से ब्रेक कर जाता है, तो क्या वहां पे लॉस पेएबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि अगर लॉस पेबल होगा कब, जब वो न्यू फोर्स इंक्लूडेड होगा पॉलिसी में, तब ना। अगर वो नहीं इंक्लूडेड तो वहाँ पे पेबल होगा, नहीं होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, मैंने अभी समझाया था। अनइंश्योर्ड चेन ब्रोकन बाय इंश्योर्ड न्यू फोर्स, जैसे कि एक चेन है लेकिन उसमें एक थर्ड फोर्स आया, अब वहां पे जो थर्ड फोर्स आया, ठीक है, वो इंश्योर्ड था, तो वहां पे हमको पॉलिसी में हमको लॉस का क्लेम मिलेगा, हम मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमें डिपेंड करता है प्रॉक्सिमेट कॉस्ट पे ना। और यहाँ पे प्रॉक्सिमेट कॉस्ट कौन है, जो थर्ड फोर्स आया एंड वो क्या था, इंश्योर्ड था, तो वहां पे तो मिलेगा। हम लोग आगे देख लेते हैं। एक्सक्लूडेड प्लस अनइंश्योर्ड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। एक तो एक्सक्लूडेड भी है वो और अनइंश्योर्ड भी है, और दोनों इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं क्या, हमारे प्रॉपर्टी पे डैमेज करने में। अब देखो अनइंश्योर्ड है, वो एक्सक्लूडेड है, वो तो उस पर तो नहीं मिलेगा, है ना, उस पर तो कभी पॉलिसी में कवर नहीं है, तो कभी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और अनइंश्योर्ड है तो वो भी नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा तो वो भी नहीं मिलेगा, तो उसमें भी हमें लॉस नहीं मिलेगा। अब एक है एक्सक्लूडेड एंड इंश्योर्ड एक्टिंग इंटरडिपेंडेंटली। अब एक तो एक्सक्लूडेड है ही, ठीक है, और दूसरा एक तो एक्सक्लूडेड है या दूसरा इंश्योर्ड है, लेकिन इंटरडिपेंडेंटली में हमने क्या देखा था कि दोनों को इंक्लूड होना पड़ेगा। ये तो एक्सक्लूडेड है ना, ये इंक्लूड है, लेकिन दोनों को इंक्लूड होना पड़ेगा तभी हमको क्लेम जो मिल पाएगा, ऐसे क्लेम नहीं मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, हमारा ऑप्शन क्या है, बी। समझ में आया, है ना, बहुत इजीली समझना है, बहुत इजी से चैप्टर को समझाया मैंने। ये था हमारा फाइनली चैप्टर 6, है ना। आप लोग इसको रिविजन करना, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, है ना, वो बनाना। मैं ये जो है आपका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा पूरा का पूरा सीट्स सारे, आप उसको देखना, पढ़ना, बनाना, ठीक है। और एग्जाम्पल और कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, इट वाज अ ग्रेट सेशन एंड
मुझे पढ़ाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मैं पढ़ाते भी जा रहा हूँ। एंड इफ़ यू गेट इन एनी प्रॉब्लम और एनी concept that you are not able to understand, please comment. I will try to explain in better way in the comment only, and if possible in the next video also. And yeah, give your reviews and ideas. So we'll see you in the next video. Thank you and take care, guys. Bye bye.